हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी मुख्य सेविका से संबंधित समाजशास्त्र के टॉपिक कवर करेंगे, जो इंटर और ग्रेजुएशन की बुक से मैंने लिया है। चाहती तो मैं ये क्वेश्चन टाइप कर सकती थी, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को जस्ट बुक की ही हूबहू यही PDF बनाकर क्वेश्चन दिखाऊँ। जैसे कुछ बहनों को लगता है कि मेरे पास उनकी बुक नहीं है सोशियोलॉजी की, काश होती तो मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर लेती। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए खास करके, कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली कहा भी कि मैम आपके पास बुक है तो आप वहाँ से क्वेश्चन कवर करा लीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं वीडियो बना ले रही हूँ। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के कोई दो साधन बताइए। या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सामाजिक नियंत्रण के दो अनौपचारिक साधन लिखिए। तो इसका आंसर होगा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के दो साधन हैं। पहला तो जनरीतियाँ और दूसरा प्रथाएँ। अगला क्वेश्चन है, किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को किन दो भागों में बांटा है। इसका उत्तर है किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा है, एक तो सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक नियंत्रण में पुरस्कार प्रदान कर अन्य लोगों को वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और नकारात्मक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोले एवं बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है। इसका उत्तर है चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया है। प्रथाओं, कानून एवं लोकाचार द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण चेतन नियंत्रण हैं। वह परंपरा, धार्मिक विश्वास, संस्कारों द्वारा अचेतन नियंत्रण रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का कोई एक उद्देश्य बताइए। इसका आंसर है सामाजिक संगठन को स्थिरता प्रदान करना सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण के 4 स्वरूप लिखिए। तो इसका आंसर है सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप हैं चेतन व अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण। संगठित असंगठित नियंत्रण भी इसी में है, बट यहाँ पे 4 पूछा था तो इसीलिए 4 ही दिया है। अब बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, इसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है। ऑप्शन है समूह की एकता, सहयोग, परंपराओं की रक्षा, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, सामाजिक नियंत्रण समूह में एकता भी बनाता है, सहयोग भी प्रदान करता है, परंपराओं की रक्षा भी करता है, इसीलिए इसमें उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कभी भी आप पढ़िएगा तो है या नहीं है, क्वेश्चन को बहुत लास्ट में ध्यान से पढ़ें, नहीं तो इससे भी क्वेश्चन सही से ना पढ़ने की वजह से 2-3 क्वेश्चन कितने लोग के गलत हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण, सामाजिक संगठन की स्थिरता, सांप्रदायिकता पर रोक, समूह में एकता। क्या नहीं है, तो व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण ये भी सही है, और सामाजिक संगठन की स्थिरता ये भी सही है, समूह में एकता बनाता है ये भी सही है, सांप्रदायिकता पर रोक यही नहीं करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के किन स्वरूपों का उल्लेख किया। ऑप्शन है चेतन व अचेतन, सत्तावादी व लोकतांत्रिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, पुरस्कार व दंड। तो ये तो साधन है सामाजिक नियंत्रण के, और इसमें कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप बताया। अब अगला क्वेश्चन है, किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के किस स्वरूप का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, सकारात्मक, नकारात्मक, समूह एवं संस्थात्मक नियंत्रण, सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण। तो किम्बाल यंग ने सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है। औपचारिक साधन फ्रेंड्स पूछा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा है कानून, तीसरा है सरकार, और चौथा है इनमें से सभी। तो राज्य भी है, कानून भी है, सरकार भी है, इसीलिए इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन नहीं है पूछा है। यहाँ पे कौन सा अनौपचारिक साधन इन चारों में से नहीं है। तो ऑप्शन में है कानून, शिक्षा संस्थाएं, धर्म, राज्य। अनौपचारिक साधन नहीं है, तो फ्रेंड्स अनौपचारिक साधन ये धर्म जो है यही नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन नहीं है। परंपरा, संविधान, जनमत, विश्वास। तो फ्रेंड्स
विश्वास भी अनौपचारिक साधन ही है, जनमत भी अनौपचारिक साधन है, परंपरा भी अनौपचारिक साधन है, ये संविधान जो है ये औपचारिक साधन है, इसीलिए यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नगरीय समाजों में सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त साधन कौन सा है? तो ऑप्शन है व्यंग्य, प्रथा, आलोचना, कानून। तो इसका करेक्ट आंसर है कानून। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से परिवार का प्राणीशास्त्रीय कार्य है? संतानोत्पत्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति, प्रजाति की निरंतरता, ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? परिवार, धर्म, कानून, इनमें से कोई नहीं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण नहीं है पूछा है, तो फ्रेंड्स कानून जो है ये औपचारिक है। अब निश्चित उत्तरी क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं कि ये क्या कहा है। कानून सामाजिक नियंत्रण के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स कानून जस्ट यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ रखा था, कानून औपचारिक के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एवं धर्म किस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं? तो शिक्षा और धर्म जो है वो अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, शिक्षा और शिक्षण संस्थान, शिक्षा जो है ये शिक्षा जो है अनौपचारिक में आएगा। किस में आएगा? अनौपचारिक में आएगा। और शिक्षण संस्थान जो है, शिक्षण संस्थान जो है वो हमारा शिक्षण संस्थान औपचारिक में आएगा, ये ध्यान रखें। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा अनौपचारिक है। शिक्षण संस्थान क्या है? ये औपचारिक है। शिक्षा अनौपचारिक है। शिक्षा और धर्म किसके अंतर्गत आएगा? तो ये अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये रॉस ने कहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है, ये सत्य है या असत्य है? तो परिवार सामाजिक नियंत्रण का साधन है, ये बिल्कुल सत्य है। और ये किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण का साधन है? तो ये अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का साधन है। फ्रेंड्स मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट बुक से इसीलिए लिया कि आप लोग को ये फील ना हो कि आप लोग के पास बुक नहीं है तो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है। और मैंने दिखाने के लिए भी ये डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रही हूँ, क्योंकि टाइप भी कर सकती थी, बट टाइप करने पर माइंड में मतलब ये सेट रहता ना कि मैंने बुक नहीं देखा है। और ये बुक देख लेंगे तो आप लोग को जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि बुक में क्वेश्चन कैसे पूछ रखा है और पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब सिलेबस यहाँ का है इंटर और ग्रेजुएशन का, तो जाहिर सी बात है पेपर भी इन्हीं बुकों से बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है मे बी कि क्वेश्चन हूबहू यही उठाकर दे दे ऑप्शन सहित, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा है। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण के बाद इस बुक में जस्ट परिवार लेसन दिया था, तो मैं डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन कराऊंगी परिवार वाला। पहला क्वेश्चन है, परिवार की सामान्य विशेषता लिखिए। इसका उत्तर है, परिवार की सामान्य विशेषता इस प्रकार है। इसकी विशेषता है परिवार की विवाह संबंध, वंश की व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, सामान्य निवास, भावात्मक आधार, सीमित आकार आदि। ये सब सामान्य परिवार की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका किस विद्वान ने कहा है? क्वेश्चन है, परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका किस विद्वान ने कहा है? तो इसका आंसर है, परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका चार्ल्स कोले ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, पितृवंशीय परिवार में वंश किसके आधार पर चलता है? आंसर है, पितृवंशीय परिवार में वंश पिता के वंश के आधार पर चलता है। उसमें संपत्ति उत्तराधिकार पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता है। अगला प्रश्न है, परिवार व्यक्तित्व का पालना है, यह कथन किस विद्वान का है? तो उत्तर है, परिवार व्यक्तित्व का पालना है, ये परिभाषा और रूसिक नामक विद्वान का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रजातीय की निरंतरता परिवार के किस कार्य के अंतर्गत आती है? तो उत्तर है, प्रजातीय की निरंतरता परिवार के प्राणीशास्त्रीय
कार्य के अंतर्गत आती है। नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार ने मानव की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखा है। बूढ़े ने कहा है कि यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से 2 डिफिनेशन बन जाएगी। एक तो ये प्रजातिक निरंतरता किसके अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन गुड जी की, ये गुडे कहें या गुड कहें एक ही समाजशास्त्री हैं, ये गुड जी की परिभाषा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर दिया है बुक के तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन अगर आयोग उठा लेगा तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है या किसकी है, तो ये गुड्डे जी की है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में समझाइए कि परिवार सामाजिककरण द्वारा नियंत्रण बनाए रखने में कैसे योगदान देता है। तो उत्तर है, परिवार सामाजिककरण के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं एवं जनरीतियों का ज्ञान कराकर सामाजिक नियमों के अनुसार आचरण करना और समाज में नियंत्रण बनाए रखना सिखाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार के विघटन के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, संयुक्त परिवार के विघटन के 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो औद्योगिकरण है और दूसरा है कानूनों का प्रभाव। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है, परिवार की सामान्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है विवाह का संबंध, ऑप्शन बी वंश नाम, ऑप्शन सी सामान्य निवास और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये कथन किस विद्वान ने दिया है। ऑप्शन है डॉक्टर दुबे का है, मर्डॉक का है, मैकाइवर एवं पेज का है, मेलिनोवस्की का है। तो इसका करेक्ट आंसर है मैकाइवर एवं पेज ने कहा है ये। अब अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। विकल्प है मेलिनोवस्की, मैकाइवर एवं पेज, श्यामचरण दुबे, मर्डॉक। तो फ्रेंड्स, सोसाइटी समाज जो पुस्तक है ये मैकाइवर एवं पेज की फेमस बुक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योग देता है। ऑप्शन है परिवार, धर्म, कानून, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में योगदान नहीं देता है। अपराधी गिरोह, नैतिकता, शिक्षा, जेल व्यवस्था। तो जाहिर सी बात है अपराधी गिरोह जो है वही सामाजिक नियंत्रण को भंग करता है, न कि सामाजिक नियंत्रण को बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अपराधी गिरोह होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृत्व सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं। सभी जगह, संपूर्ण विश्व में, असम की खासी गारो जनजाति में, मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, मातृत्व सत्तात्मक परिवार असम के खासी एवं गारो जनजाति में पाए जाते हैं। अब निश्चित उत्तरी प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इनके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहती है। यह कथन किसका है, तो ये लुइस मेयर जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, ऐसा परिवार किसे माना गया है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रहता। तो ये एकाकी परिवार है जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसे एकाकी परिवार या नाभिकीय परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। यह कथन किस विद्वान ने दिया, तो ये गुडे जी ने दिया। और अगला प्रश्न है, ऐसे परिवार जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य सामान्य भोजन, आवास और सामान्य कोष से संबंधित रहें क्या कहलाता है। तो जाहिर सी बात है ये संयुक्त परिवार कहेगा जिसमें कई पीढ़ियों के लोग निवास करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मातृवंशीय परिवार में वंश किसके नाम पर चलता है।
तो मातृवंशीय में माता के नाम पर और पितृवंशी में पिता के नाम पर परिवार चलता है। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव लोग को शेयर भी साथ में करें। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जो धर्म लेसन का है। तो इसका पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में, धर्म की किसी एक विशेषता का उल्लेख कीजिए। धर्म में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है कि धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास है। ये टाइलर की डिफिनेशन भी इन्होंने ये दिया है, धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास है। ये परिभाषा किसकी है? तो टाइलर की है, ऐसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है धर्म मानव व्यवहार पर किस प्रकार से नियंत्रण रखता है? तो इसका उत्तर है धर्म सच बोलने, ईमानदार होने, चोरी न करने, झूठ न बोलने, हिंसा न करने, दया करने आदि बातों पर जोर देकर व्यक्ति को उचित मार्ग पर चलने का निर्देश देता है। अब अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर डेविस ने नैतिकता को किस प्रकार से परिभाषित किया है? उत्तर है प्रोफेसर डेविस ने नैतिकता को कहा नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म और नैतिकता में कोई एक अंतर बताइए। तो उत्तर है धर्म का संबंध अलौकिक शक्तियों से है जबकि नैतिकता का संबंध समाज एवं व्यक्तियों से है। अगला क्वेश्चन है नैतिकता सामाजिक नियंत्रण में किस प्रकार से योगदान देती है? तो उत्तर है नैतिकता व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध कराती है, साथ ही उसे अच्छे कार्य करने का निर्देश देती है। नैतिकता अनुचित एवं बुरे कार्यों पर रोक लगाती है और नैतिकता व्यक्ति को सत्य, ईमानदारी, अहिंसा, न्याय, समानता आदि के गुणों को सिखाती है। अगला प्रश्न है प्रथा का अर्थ एक वाक्य में समझाइए। तो इसका उत्तर है प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में लंबे समय से प्रचलित हो। अगला प्रश्न है प्रथा की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर है प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त विधियां हैं। प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। प्रथाओं में अस्थायित्व पाया जाता है। प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है। अगला प्रश्न है धर्म के 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है धर्म के 4 प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। धर्म मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, मानव में सद्गुणों का विकास करता है और व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है तथा विभिन्न परिस्थितियों में मानव का सामंजस्य कराता है। अब अगला प्रश्न है प्रथा के 4 कुप्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है प्रथाओं का प्रचलन उनकी उपयोगिता के कारण होता है, परंतु यह संभव है कि वे आगे चलकर उपयोगी न रहे। प्रथाएं परिवर्तन पर रोक लगाती हैं। प्रथाएं जो हैं परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ अतार्किक, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वासों से युक्त भी हो जाती हैं। पर्दा प्रथा, कन्यावध की प्रथा व सती प्रथा ने समाज का आज तक काफ़ी अहित किया है। अगला क्वेश्चन है धर्म के 2 नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है धर्म की प्रकृति रूढ़िवादी है और दूसरा है विज्ञान विरोधी है धर्म। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है धर्म का जन्म नैतिकता से पहले हुआ है, अतः वह नैतिकता का आधार है। बिना धर्म के नैतिकता का जन्म संभव नहीं है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है अगस्त काम्टे का, मैकाइवर का, टायलर का, फ्रेजर का। तो फ्रेंड्स ये परिभाषा हमारे अगस्त काम्टे जी ने दी है। अब अगला क्वेश्चन है धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन है मैकाइवर ने, फ्रेजर ने, टायलर ने, मर्टन ने। मैंने पहले ही बता रखा था जब धर्म के बारे में मैं बता रही थी। तो ये परिभाषा है टायलर जी की है। अगला क्वेश्चन है नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार शामिल है। ये कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन है प्रोफेसर डेविस का है और जिस बर्ट का है, मैकाइवर का है, बर्टन का है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर डेविस जी का है ये डिफिनेशन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथा है। ये परिभाषा किसने दी?
तो फ्रेंड्स ये परिभाषा दी है, ऑप्शन है सापिर ने, डेविस ने, बोगार्ड ने, मैकाइवर एवं पेज ने। तो ये परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज ने, इसका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ये समाज की प्रथा है, मैकाइवर पेज ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन है प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की विधियां हैं, ये तो सही है। ऑप्शन बी, प्रथाएं वे जनरीतियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी, प्रथाओं का निर्माण नहीं होता वरन ये समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती हैं, ये भी सही है। प्रथाएं लिखित एवं नियोजित होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें से असत्य को छांटना था तो यही असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है मीड, कूले, मैकाइवर, समनर। तो फोकवेज नामक बुक जो है वो समनर जी की है। अब अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नैतिकता को तर्क एवं बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, ये कथन सत्य है या असत्य है? तो नैतिकता को हम बुद्धि या तर्क से नहीं समझ सकते, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक हैं? तो ये पीवी काड़े जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रथा का उपयोग व्यवहार के तरीकों की उस संपूर्णता के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा अस्तित्व में आकर समूह में अस्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं, यह कथन किस विद्वान ने कहा है? तो ये सापिर जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, समाज में व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त विधियां क्या कहलाती हैं? तो ये प्रथाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन। फ्रेंड्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये सामाजिक विघटन जो टॉपिक है ये सामाजिक संगठन और परिवर्तन से मिलती जुलती है, तो इसलिए मैंने ये इसके क्वेश्चन मैं करा रही हूँ कि क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया तो हमारे नंबर प्लस पॉइंट में होने चाहिए, माइनस में नहीं करना है, इसीलिए मैंने ये लेसन ले लिया क्योंकि उससे अटैच है ये टॉपिक सामाजिक विघटन। आइए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। सामाजिक विघटन के सैद्धांतिक कारकों में प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो गोबिन्यू जी सामाजिक विघटन के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सामाजिक संकट किसे कहते हैं? इसका उत्तर है समूह तथा समाज के सहज रूप में बाधा उपस्थित होना ही सामाजिक संकट कहलाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विघटन का अर्थ व प्रकार बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समूह अथवा समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध टूटने लगते हैं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले आदर्शों एवं नियमों का प्रभाव शिथिल होने लगता है तथा सामाजिक संरचना का रूप बिगड़ने लगता है। इसके प्रमुख प्रकार व्यक्तिक विघटन, बाल अपराध, मद्यपान, पारिवारिक विघटन, गरीबी, बेकारी आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विघटन के 2 लक्षण लिखिए। तो इसका उत्तर है, सामाजिक विघटन के लक्षण के अंतर्गत एक मत का ह्रास होगा और व्यक्तिवाद पर जोर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विघटन के 2 प्रमुख कारक बताइए। तो 2 प्रमुख कारक हैं सामाजिक परिवर्तन और परिस्थिति एवं भूमिका में असामंजस्य। परिस्थिति मतलब कि प्रेजेंट स्थिति जो है उसमें और उसकी भूमिका में असामंजस्य उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना या विशृंखलता उत्पन्न हो जाना ही सामाजिक विघटन है। ये डिफिनेशन किसने दी है? तो ये लैंडिस जी की डिफिनेशन है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विघटन का लक्षण नहीं है? तो ये ऑप्शन है सामाजिक ढांचों में परिवर्तन, परिवार का बिगड़ता स्वरूप, 2 मित्रों में संघर्ष और सामाजिक संस्थाओं में संघर्ष। 2 मित्रों में संघर्ष, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक बुक के लेखक का नाम बताइए। तो इनके बुक के नाम के लेखक हैं इलियट एवं मैरिल जी। अगला है, सामाजिक विघटन के कारकों के सिद्धांतों में प्रजातीय सिद्धांत गोबिन्यू ने दिया। नेक्स्ट है, सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों से समाज के मौजूदा नियमों व प्रभावों का कम होना किसका कथन है? तो ये कथन थॉमस एवं नैनिकी जी का है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विघटन की चरम सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
आत्महत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विघटन के लक्षण हैं। तो मतैक्य का ह्रास ये सामाजिक विघटन का लक्षण है। फ्रेंड्स, एक और टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं है मुख्य सेविका के, जो कि अपराध टॉपिक है। तो ये मुख्य सेविका जो मेन केंद्र बिंदु कहेंगे, सेंटर जो है महिलाएं हैं और बालक हैं। तो उनके प्रॉब्लम को, समस्याओं को दूर करने के लिए ये जॉब फोकस कराती है। तो मैंने सोचा क्या पता ये बालक की समस्याएं हैं, बाल अपराध से रिलेटेड ये पॉइंट हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बालकों के होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए मैं ये भी करा रही हूँ कि पूछ दिया तो गलत ना हो, इसे भी जानते रहें। पहला क्वेश्चन है वो विकल्पी, बाल न्याय अधिनियम किस सन में पारित हुआ। तो बाल न्याय अधिनियम 1986 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में बाल अपराधी के लिए लड़के व लड़की की आयु क्रमशः क्या है। तो 18 वर्ष तक ये आयु है। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रेंटिसेज एक्ट किस सन में बना। तो ये 1850 में बना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल अपराधी को पकड़ने के बाद पुलिस उसे कहाँ भेजती है। तो अवलोकन गृह में। बाल अपराधी अगर होते हैं तो 18 वर्ष की कम एज से, तो उन्हें अवलोकन गृह में पहले भेजा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल स्कूल का जन्मदाता कौन था। तो एल्विन रॉगिल्स जो है वो बोस्टल स्कूल के जन्मदाता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बाल न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो सर्वप्रथम पूरे वर्ल्ड में बाल न्यायालय की स्थापना शिकागो में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग डेलिंक्वेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बर्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बाल न्यायालय किस शहर में स्थापित किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। और भारत में सर्वप्रथम बाल न्यायालय किस शहर में स्थापित किया गया। तो ये कोलकाता में स्थापित किया गया। ऐसे ही आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बाल अपराध के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी इस परिस्थितियाँ कौन सी हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी परिस्थितियाँ परिवार हैं। परिवार में एकता ना हो, परिवार में कोई एक हेड ना हो, परिवार में अगर झगड़े ज़्यादा हों, गरीबी ज़्यादा हो, तो बाल अपराध की समस्या भी ज़्यादा बढ़ती है, बालक अपराध की ओर ग्रसित ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जब पिता रात का ड्यूटी देता है और माता दिन में अपना अथवा दोनों रात या दिन में ड्यूटी देते हैं, तो बच्चे प्रायः सड़क पर ड्यूटी देते हुए मिलते हैं। यह कथन किसका है। तो ये कथन न्यूमेयर जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अपराधी कितने आयु तक के अपराधियों को कहा जाता है। तो ये 21 वर्ष तक के अपराधी को किशोर अपराधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोस्टल स्कूल में कितने आयु वर्ष तक के अपराधियों को रखा जाता है। तो ये 16 से 21 वर्ष तक के बोस्टल स्कूल में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध में सड़कों पर घूमना व भीख मांगना, दुर्व्यवहार, घातक शैतानियाँ और उत्श्रृंखला व्यवहार शामिल होते हैं। यह कथन किसका है। तो ये रॉबिन्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल अपराधियों के लिए लड़के की आयु क्या निश्चित की गई है। तो ये 18 वर्ष निश्चित की गई है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस वाली और बना दूंगी, जिसमें बचा हुआ लेसन कवर हो जाएगा। अगर वो भी वीडियो बड़ी हो रही है तो 2 वीडियो इसे छोड़कर, ये पहली वीडियो है प्रैक्टिस की जो डायरेक्ट बुक से करा रहे हैं हम, और इसे छोड़कर 2 वीडियो हम और बना देंगे। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। और आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।